Good morning students, welcome back to the class. This is our third chapter, our changing earth. ठीक है, कल हमने इसमें वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा था और अपने अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है और किस तरीके से हमारे अर्थ सरफेस पर चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि भाई अंदर चेंज होगा तो बाहर तो चेंजेस दिखाई देंगे ही देंगे, है ना. तो हमने ये भी पढ़ा था कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं. एक तो अर्थ के अंदर से जो लगते हैं, जो कि बड़े सडन होते हैं, बड़े इंटेंस होते हैं और हमें अचानक से पता चल जाते हैं. जैसे कि वॉल्केनो कहीं फूटता है, वॉल्केनो इरप्ट होता है तो हमें पता चल जाता है, पता चलेगा ही, इतना ज़ोर से उसका लावा निकलता है. अर्थक्वेक आता है तो भी हमें से छुपा नहीं रहता. लेकिन जो अर्थ के सरफेस पे जो चेंजेस होते हैं, जो विंड्स के कारण जो चेंजेस होते हैं, जो वाटरफॉल के कारण जो चेंजेस होते हैं, रिवर्स के पानी से जो चेंजेस होते हैं, वो बड़े स्लो होते हैं. इतने स्लो होते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में देख भी नहीं पाते हैं. दे टेक 100,000 मिलियंस ऑफ ईयर्स, कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. तो ये स्लो चेंजेस जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर होते हैं. ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था एंडोजेनिक फोर्सेज और एक्सोजेनिक फोर्सेज. तो हमने एंडोजेनिक फोर्सेज वाला पार्ट तो कल पढ़ लिया. आज हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेज जो होते हैं, जो कि विंड, रेनफॉल, इन सब के कारण जो चेंजेस होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं. तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो जनरली दो तरीके से काम करते हैं. एक तो एरोजन करके और एक वेदरिंग करके. एरोजन में क्या होता है, चाहे सैंड हो कहीं की, चाहे कहीं का भी कुछ पार्टिकल है, वो एलोंग विद द वाटर, एलोंग विद द एयर दूसरी जगह जाके उड़कर चला जाता है या बह के चला जाता है और कहीं दूसरी जगह जाके लोकेट हो जाता है. ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ. तो भाई मान लीजिए यहाँ की मिट्टी का, सॉइल का एरोजन हो रहा है, तो यहाँ पे जो मिट्टी थी वो जब धूल आंधी चलती है, हम जो डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो उसके कारण सॉइल एरोजन होता है, ये आपको पता है. सॉइल एरोजन में क्या होता है, यहाँ की जो फर्टाइल मिट्टी होगी, यहाँ पर मान लीजिए आज काली मिट्टी होती है सपोज करिए, और बहुत फर्टाइल है. अब हमने पेड़ तो काट कूट के फेंक दिए, तो जब वो हवाओं के कारण आंधी तूफान चलेगा, बारिश होगी, तो इनके कारण वो उसके साथ बहकर कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरी जगह जाके इकट्ठी हो जाएगी. तो हमारे यहाँ पे जो काली मिट्टी थी वो अब अनफर्टाइल रह गई और हमारी जो फर्टाइल मिट्टी थी वो कहीं और जाकर लोकेट हो गई. यही सिलसिला अगर बहुत सालों तक चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पर पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी. एक ज़माने में आज की कंडीशन में अगर यहाँ काली मिट्टी की फर्टाइल सॉइल है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ की सारी फर्टाइल सॉइल कहीं और चली जाएगी और वहाँ जाके फर्टिलिटी बढ़ जाएगी. तो देखो डिफरेंस देखो, आज मान लीजिए हमारा एरिया फर्टाइल है, तो आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद दूसरा एरिया फर्टाइल हो गया. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अपने रॉक्स की बात करें, तो रॉक्स धीरे करके उन पे पानी पड़ता है, हवा पड़ती है, रेस पड़ती हैं, सन की जो गर्मी होती है उसके कारण वो धीरे धीरे उनमें वेदरिंग होती रहती है. वेदरिंग मतलब वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं, घिसती रहती हैं, और उनके जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टूटे होते हैं वो यहाँ से फ्लड के साथ, बारिश के पानी के साथ, आंधी के साथ कहीं कहीं दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं. तो आज से मिलियन ऑफ ईयर के बाद पता चलेगा कि आज जो अरावली पर्वत यहाँ दिखाई दे रहा है, वो पर्वत यहाँ से तो गायब होकर कहीं और ही बन गया. तो पूरा नक्शा चेंज दुनिया का. ये मैं आपको बिल्कुल इजी वर्ड्स में बता रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वेदरिंग क्या होती है, एरोजन क्या होता है. पता है, मिट्टी, धूल मिट्टी से उड़ के चले जाना या पानी के साथ कहीं भी उड़ के चले जाना, रॉक्स का या अपना कंकड़ पत्थर का या मिट्टी का, वो एरोजन कहलाता है. और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के फिर कहीं चले जाना, वो वेदरिंग कहलाता है. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं, वो बहुत स्लो होते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तब जाकर कुछ नया स्ट्रक्चर हमें सरफेस पर बनता दिखाई देता है. अच्छा, अब ये सबसे पहले कह रहे हैं रिवर. तो रिवर कैसे काम करती है. अब आपको पता है रिवर जनरली माउंटेन से निकलती है, और माउंटेन में जब उसका जहाँ से वो निकलती है, जहाँ का उसका ओरिजिन होता है, वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. ठीक है, आप ग्रेट गंगेज को जानते हो, जिसको हम हिंदी में गंगा नदी कहते हैं. वो हिमालय पे पता नहीं कहाँ पर, वो बिल्कुल छोटा सा एक छेद में से निकलती है. उसका कभी ओरिजिन देखना नेट पे, इतना छोटा सा दिखाई देगा, और उसमें वो प्रेशर से निकलती है, और उसमें से देखो कितनी बड़ी नदी है, वो कहाँ से कहाँ तक है. अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो ये, मान लीजिए माउंटेन में से निकलती है, तो ये जो माउंटेन में से जब निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो साइड्स होंगी उससे टकराती रहेगी. ये जहाँ जहाँ टकराएगी वहाँ पर वेदरिंग होती रहेगी. तो ये जो चट्टाने हैं, जो माउंटेन्स की जो रॉक्स हैं, वो धीरे धीरे करके किस में, इसके अंदर ही तो आएंगे, छोटे छोटे टुकड़े. अब यहाँ के जो टुकड़े हैं वो पता नहीं इसके साथ बहते बहते कहाँ जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. और दूसरी बात ये
कि जब नदी आगे चलती है तो क्या होता है, नदी के जो हम 2-3 वो पढ़ लेते हैं, अब नदी जहाँ से निकली वहाँ तो ये सीन रहेगा कि वेदरिंग खूब ज़ोर से होगी, अच्छी जम के वेदरिंग होती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, हमने तो कभी नदियों को बहुत प्रेशर में नहीं देखा होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास तक आती नदी तब तक उसका प्रेशर बहुत काम डाउन हो चुकी होती है, वो पानी धीरे धीरे बह रहा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पर जो वेदरिंग होती है वो खूब होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब नदी आगे बढ़ी, जब नदी आगे बढ़ती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसे 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 कहीं पर भी बह सकती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इस तरीके के टर्न्स होते हैं ये बैंड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? BENDS, बैंड्स। अच्छा, एक और बात, जब ये अपने साथ इतना सारा सामान लेके आती है, मतलब इसके जो वेदरिंग के कारण इसके अंदर कंकड़, पत्थर, मिट्टी, ये सब जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? रिवर का लोड कहलाता है। ठीक है, तो नदी अपने साथ, अपने पानी के साथ बहुत सारा लोड लेकर घूम रही होती है। अच्छा, इसके बाद फिर रिवर डिपोजिट दिस लोड। अब ये लोड जो है वो इसके साथ जाते जाते पता नहीं कहाँ जाके डिपोजिट होना शुरू हो जाए, जहाँ पर भी इसको कोई सपोर्ट मिल जाएगा, जहाँ कोई हिल मिल जाएगी या फिर कोई जगह ऐसी मिल जाएगी जहाँ पर कि इसका पानी बार बार अपनी टकराएगा पानी कहीं जाकर, तो वहाँ पर सारा का सारा पानी के साथ ये जो चीज़ें हैं, कंकड़ पत्थर, जो भी इसके अंदर सेडिमेंट भरा हुआ है, वो सब वहाँ जाके जमता जाएगा। ठीक है, अब वहाँ जाकर ये लोड पूरा का पूरा डिपोजिट होता जाएगा। अब ये कह रहे हैं रिवर डिपोजिट दिस लोड एंड चेंज द शेप ऑफ द लैंड फॉर्म। अब डेफिनेट सी बात है, मान लीजिए ये नदी यहाँ से टकराते टकराते यहाँ पर बार बार टकराएगी तो अपना सारा लोड यहाँ जमा कर देगी, और यहाँ जब जमा हो जाएगा लोड तो यहाँ पर अभी तक जैसा लैंड था उससे चेंज हो जाएगा। तो ये जो लैंड फॉर्म होता है, ये जो लैंड हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसको ज़्यादा बुकिश टाइप में मत समझो, अगर सिंपल सा दिमाग में सोचोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़। ठीक है, अब आप देखते हो समुद्र देखा है कभी किसी ने, या नदी का किनारा कभी देखा है? लहरें आती हैं और किनारे से टकराती जाती हैं। अब जब ये ऐसे 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 करके बहती है नदी, तो यहाँ का पानी यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ का पानी यहाँ टकराएगा, यहाँ का पानी यहाँ टकराएगा, यहाँ का पानी यहाँ टकराएगा, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे बहता जाता है पानी। तो जब जोर से कहीं टकराता है पानी तो सारा इसका जो लोड है वो भी इसके साथ यहाँ पर आके टकराता है और यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है। तो डिपोजिट लोड जो होगा उसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ लैंड के में चेंज आ जाएगा। जैसा पहला लैंड था वैसा तो नहीं बचेगा, क्यों? क्योंकि अब तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं इट ऑल्सो फॉर्म्स अ वाटरफॉल व्हेन इट फॉल्स डाउन ऑन एन एंगल। अब आपने देखा है पर्वतों से या कोई हिल विल से नदियाँ गिरती हैं, वाटरफॉल्स देखे? तो वाटरफॉल्स जब नीचे जब गिरते हैं तो इनको हम वाटरफॉल कहते हैं, जहाँ पर कि नदी गिरती है, मतलब नदी कोई बहुत ऊंचाई से उसका पानी कहीं और जाकर गिरता है तो वाटरफॉल बनाती है। अब ये कह रहे हैं अ रिवर फॉर्म्स लार्ज बैंड्स कॉल्ड मेंडर्स। मेंडर्स कहते हैं। अब ये जो मैंने आपको ये दिखाया ना घुमाव, इतना घूम रही है नदी, फिर थोड़ी स्ट्रेट हो गई, फिर घूम गई, वो तो जहाँ जहाँ उसको जगह मिलती जाती है वो चलती जाती है। तो ये जो चीज़ें कहलाती हैं, ये जो टर्न्स हैं, ये वाला टर्न, ये वाला टर्न, ये वाला टर्न, ये वाला टर्न, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? मेंडर्स कहलाते हैं। MEANDERS। एक्चुअली दीज आर बैंड्स, घुमाव जो घूम जाती है। सड़कें भी देखी हैं, ऐसी नदी पूरी घूम जाती है। अब क्या होता है, जब भाई यहाँ पर पानी आ रहा है, जैसे हम मान लो इस वाले घुमाव की बात करें, यहाँ पानी आएगा, बार बार यहाँ पे कटाव होगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो नदी है ना, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो अलग ही बन जाएगा और बाद में नदी यहाँ से सीधी होके चली जाएगी। ये लीजिए, नदी तो सीधी हो गई, यहाँ से सीधी हो गई। इसी तरीके से ये जो पार्ट था नदी का वो ऐसा, आपको ठीक से समझाती हूँ। आपको लैंड चेंज होना समझ में आया। अब अपन देखते हैं कि मेंडर्स कैसे बनते हैं और उससे लेक कैसे बनती है। अब मान लो कोई नदी ऐसे पूरा घुमावदार ऐसे अपना पाथ शो कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, यहाँ पर आते आते यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर टकराएगा, बार बार टकराएगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा अलग ही हो जाता है। टकरा के यहाँ की वेदरिंग पूरी अलग हो गई। ये लीजिए भाई, ठीक है, ये पूरा हिस्सा अलग हो गया। अब नदी जो हो गई वो तो यहाँ से स्ट्रेट होके निकल गई, लेकिन हमारे पास
जो अब इसी तरीके से यहाँ पर पानी जो टकरा रहा था, अभी इतना ही समझ लो, इसमें समझ में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जो पार्ट है पूरा वो अलग ही बन गया। ये नदी पूरी यहाँ से टकरा के सीधी निकल गई, और ये जो अब यहाँ पर भी घुमाव था, ठीक है, तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। एक दिन घुमाव होते होते कितना पानी टकराएगा कि ये पूरा लैंड अलग ही हो जाएगा, और फिर जो नदी है वो यहाँ से फिर सीधी निकल लेगी। ठीक है, तो ये नदी तो सीधी निकल लेती है, लेकिन अपने आसपास इस तरीके के मेंडर्स जो होते हैं वो छोड़ जाती है, जो कि बाद में लेक्स बन जाती हैं। ये बन गई लेक, ये बन गई लेक, तो इस तरीके से। तो ये जो मेंडर्स में इतनी तेज़ी से घिसाव होता है, इतनी तेज़ी से कटती जाती है, बार बार जब लहरें टकराती हैं, तो वो पूरा लैंड ही अलग हो जाता है, और नदी तो निकल जाती है बगल से, और हमारे पास बचती हैं छोटी छोटी लेक्स। तो इस तरीके से लेक्स बनती हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक्स। तो ये ऑक्सबो लेक्स हमारे पास ऐसे हमें दिखाई देती हैं। तो देखा, अभी यहाँ पे सूखा एरिया था, कुछ भी नहीं था, लैंड भी नहीं था, नदी बह रही थी। अब थोड़ी देर बाद पता चला वहाँ पे लेक बन गई, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पूरा सीन ही चेंज हो गया। अभी तक एक नदी थी, अब हमारे पास लेक्स है, और नदी तो अपनी जगह बह ही रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो रिवर्स जो होती है वो कैसे अर्थ सरफेस को चेंज करती हैं, कैसे एरियाज़ को चेंज करती हैं। अब अगर ये लेक इधर पे है तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पूरी, उसकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो कितनी बदल जाएगी, क्योंकि लेक होगा तो एग्रीकल्चर अलग होगा। बहता हुआ जो नदी का पानी होता है उसमें अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन अगर कहीं लेक है तो उसमें एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब, अब आप देख रहे हो कि रिवर जो वाटर है, एक्चुअली रिवर में भी तो वाटर ही है, तो वाटर है वो किस तरीके से चेंजेस लाता है हमारे अर्थ सरफेस के सीन में। उसकी जो पिक्चर पूरी बनी हुई है, आज यहाँ लैंड है, कल वहाँ रिवर हो सकती है, आज जहाँ रिवर है वहाँ कल लेक हो सकती है, वो लेक सूख भी सकती है तो वापस लैंड बन सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं नेचर के अंदर, पर ये चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं। अब ये दूसरा जो बता रहे हैं वो, अच्छा एक और चीज़, एक और टर्म आती है डिस्ट्रीब्यूटरीज और डेल्टाज। अब नदी और आगे चली, ठीक है ना, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तब क्या होता है ना, इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत धीमे 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 आती है यहाँ पे। और फिर वही वाली बात कि यहाँ पर कई जगह ये अपनी छोटी छोटी ऐसी पार्ट्स में बट जाती है। ठीक है, सो दीज आर द ब्रांचेज ऑफ रिवर। तो ऐसे छोटी छोटी जो ब्रांचेस में बट जाती है, इनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये छोटी छोटी नदियाँ। अब एक बात देखो आप, फिर पता चला कि ये नदी फिर यहाँ पर जो छोटी सी नदी बन गई थी वो यहाँ मिल गई, ठीक है, और ये यहाँ पर समुद्र में गिर गई, और ये भी आके समुद्र में गिर गई, ये यहाँ पर बन गई, ये इसमें वापस मिल के समुद्र में गिर गई, ये यहाँ पे वापस समुद्र में गिर गई। अब आप देख रहे हो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये तो लैंड है, ये भी लैंड है, और ये भी लैंड है ना, क्योंकि जो हमारी रिवर थी वो ऐसे पार्ट्स में बटी थी। यहाँ पे पानी बह रहा है और बाद में इसमें मिल गया, ये मेन रिवर है हमारी, ये मेन रिवर है, और ये छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये मेन रिवर है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी जो स्मॉल स्मॉल सी रिवर्स हो जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है, लेकिन बीच में तो हमारे पास लैंड ही है। अब आप देख रहे हो इन लैंड्स की ज़्यादातर ट्रायंगुलर टाइप शेप है, ठीक है, ये तीन पार्ट में, एक डायरेक्शन देखो तो आप ये ट्रायंगुलर जैसा है, ये भी ट्रायंगल जैसा है, ये भी कहीं ना कहीं ट्रायंगल जैसा है, ये भी ट्रायंगल जैसा है। इन ट्रायंगल जैसे एरियाज में जो लैंड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं डेल्टा। ये डेल्टाज है जो आपको समुद्र के आसपास मिलते हैं, और इनको नदी जब सी में मिलने वाली होती है तो उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो फ्लो होता है वो बहुत धीमे हो जाता है, और वो छोटी छोटी नदियों में बढ़ती है कई बारी। तो जब छोटी छोटी नदियाँ वापस इधर उधर से मिलती हैं तो बीच में कुछ लैंड बनते हैं जो कि ट्रायंगल शेप के होते हैं, वो डेल्टास कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखो लैंड स्ट्रक्चर बन गए,
नदी के कारण। तो हम देखते हैं कि जो रिवर है वो कितने अलग अलग तरीके से अपने अर्थ सरफेस पर अलग अलग लैंड मासेस बनाती है ना, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाती है। ये अब हम आते हैं सी वेव्स। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी वेव्स में आपने देखा है कि जो नदी की जो लहरें होती हैं उससे भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्या होता है, कई बारी किनारे से मान लो सी वेव्स टकरा रही हैं, तो जो किनारा होगा उसमें क्या लंबी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो वहाँ पर गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, छेद जैसा हो जाएगा, केव्स बन जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर भी उसमें चलता रहा, तो वो एक दिन क्या होगा, वो केव आर पार दिखने लगा तो बड़ा सा होल बन जाता है। ठीक है, फिर भी वो चलता रहा, तो क्या होगा, मान लीजिए कि ये सी वेव्स हैं और सी वेव इस किनारे पर टकरा रही हैं। ठीक है, ये वेव्स आ रही हैं और इस पर टकरा रही हैं, ये किनारा है। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो चट्टानें थीं, सपोज करो यहाँ पे ये चट्टानें हैं, ठीक है, ये रॉक्स है मान लीजिए, तो जब टकराएंगी तो पता चला इतने एरिए में गड्ढा, वो केव जैसी बन गई। ठीक है, अब केव में फिर भी टकराते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आर पार दिखने लगा, वहाँ का पूरा एरिया दिखने लग गया, तो पूरा एक ऐसा छेद जैसा बन गया, ऐसा बन गया, और यहाँ से हम पीछे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, अब और भी टकराती जाती है, तो इनकी वॉल्स भी जो क्या कहते हैं, फिर कैसा स्ट्रक्चर बचता है हमारे पास, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत पतली बचती हैं। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, पता चला। डिपेंड करता है कि वेव्स कहाँ टकरा रही हैं। तो हमारे पास बहुत सारे वेव्स को टकरा के कैसे स्ट्रक्चर बचते हैं, कई बारी कि इनकी वॉल्स भी गायब हो जाती हैं, सिर्फ छत बचती है, तो हमारे पास एक अलग ही स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसा कि आपके इसमें दिखाया है। देखिए, ये देखो, पहले तो ये कह रहे हैं कि सी केव्स बनती हैं। ठीक है, अब केव्स में फिर भी प्रोसेस चालू रहता है, तो आर्चेस बन जाते हैं, सी स्टैक्स बन जाते हैं। ये देख रहे हो आप। अब देखो, ये किसी ज़माने में पूरा इधर से लेके इधर तक केव जैसा होगा, ये देखिए केव जैसी बन गई, इतनी बड़ी चट्टान थी ये। ठीक है, इतनी बड़ी रॉक थी, पानी यहाँ पे टकराता रहा, तो ये अंदर गड्ढा होता गया, एक केव जैसी बन गई। अब उसके बाद ये केव भी टूट गई, क्योंकि पीछे तक टकराती गई और ऐसे आर पार दिखने वाला छेद हो गया, और फिर और भी वापस से टकराती रही लहरें, तो पता चला ये सब भी हट गया और बीच में ऐसा बचा सिर्फ। इसको सी स्टैक कहते हैं। देखिए, कुछ भी नहीं बचा, इतनी बड़ी चट्टान पूरी गायब है, सिर्फ ये बच रहा है, तो ये होते हैं सी स्टैक्स। ठीक है, अब किनारों पर ऐसे रॉक्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, क्योंकि टकरा रही हैं, लहरें टकराती रहेंगी, तो ये इस तरीके के बन जाते हैं, इनको सी क्लिफ कहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इसको रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है। लेकिन टोटल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो लहरें होती हैं वो अलग अलग तरीके से चट्टानों से टकराती जाती हैं, रॉक से टकराती हैं, और हमें अलग अलग के शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलते जाते हैं नए। सी क्लिफ देख लो, सी केव देख लो, सी स्टैक्स देख लो। पहले ये सिंपल रॉक थी, अब इतने अलग अलग टाइप्स में बढ़े। किसने बांटा? सी वेव्स में। दैट्स मीन्स जो वेव्स होती हैं, जो पानी होता है, चाहे वो रिवर्स में हो, सी में हो, तो वेव्स जो होती हैं वो भी अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर, नए स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने में, पुराने स्ट्रक्चर्स को या तो बिल्कुल ख़त्म करने में या चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वॉल्केनो और अर्थक्वेक्स ही हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर को नहीं बदलते हैं, बल्कि वेव्स, रिवर्स, विंड, ये सब भी हमारे अर्थ के सरफेस को, स्ट्रक्चर को बदलने में मदद करते हैं। आइस अब ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स देखिए, ग्लेशियर्स में क्या होता है, ग्लेशियर्स आइस की रिवर होती हैं। तो सोचो, जब पानी की रिवर इतना चेंज करती हैं तो आइस की रिवर भी इतना ही चेंज करती होंगी। वहाँ पर भी ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं जिनको। तो ये भी क्या होता है कि जैसे आइस की जो रिवर है, मतलब उसमें आइस फ्लो करती जाएगी तो चट्टानों का शेप चेंज करती है, फिर वहाँ पर भी ग्लेशियर मोरेन्स बनते हैं। तो आप बुक में देखना, इसका डायग्राम दिया हुआ है। विंड, अब ऐसी हवा को देख लो, आंधी देख लो, जब आंधी चलती है तो क्या होता है, सैंड ड्यून्स सुने होंगे आपने, हम तो खुद ही एक डेजर्ट एरिया में रहते हैं, तो इतनी सारी जो हवाएं हैं वो इस मिट्टी को उठा के कहीं और ले जाएंगे, उसके वहाँ पर टीले बन जाएंगे, पहाड़ जैसे बन जाएंगे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाएंगी, तो सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। अलग अलग तरीके से ये शेप में काटते हैं। तो मशरूम सैंड जो होती है, मशरूम रॉक्स होती हैं, उसमें पता है क्या होता है, मान लीजिए इतनी बड़ी कोई रॉक, जैसे मतलब सैंड ड्यून है या कुछ भी रेत का टीला है,
और हवा आती है तो नीचे की तरफ से तो ये ऐसा मान लीजिए इतना बड़ा है ये पूरा, ठीक है, यहाँ से है ये पूरा कोई टीला है रेत का। अब हवा जब तेज चलती, आंधी चलती है तो वो यहाँ से इसको काटने लगती है, तो ये सारा पार्ट तो निकल जाता है, ठीक है, और ऊपर का पार्ट बच जाता है, तो हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर बचता है। तो ये सैंड का मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मशरूम रॉक कहते हैं जिसको कि, ठीक है। तो ये बुक में रीड करोगे मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन या ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। इसके अलावा बहुत विंड और बहुत आंधी जब चलती है तो खूब धूल मिट्टी कहीं जब और जाके होते तो बड़े बड़े प्लेन्स भी बन जाते हैं डेजर्ट के, और वहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल है चाइना में लोएस प्लेन करके है, आप बुक में उसका स्ट्रक्चर देखना, डायग्राम देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो विंड होती है वो किस तरीके से कहीं पर भी आज इधर जो धूल मिट्टी पाई जा रही है वो कहीं और चली जाएगी और पूरा का पूरा हमारा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपने ये देखा कि अर्थ के ऊपर जो हमारी क्रस्ट है उसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। कुछ चेंजेस बहुत सडन होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, तो हमें पता चलते हैं, जो कि ज़्यादातर अर्थ एंडोगेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं, जैसे वॉल्केनो या फिर अपना अर्थक्वेक आती हैं तब। इसके अलावा जो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो चेंजेस होते हैं वो स्लो होते हैं, चाहे फिर वो विंड से हो, चाहे वो आइस से हो या फिर वाटर से हो। रिवर्स हैं, अपनी सी वेव्स हैं, ग्लेशियर्स हैं या विंड है, ये बहुत सारे चेंजेस कॉज करती है, लेकिन वो इतने स्लो होते हैं कि हमें जनरली पता नहीं चलते, ठीक है। तो कहने का मतलब अर्थ इज़ नॉट स्टेबल, मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारा अर्थ क्रस्ट का जो भी स्ट्रक्चर है या उसके ऊपर जो भी आज मिल रहा है वो कोई स्टेबल नहीं होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बहुत कुछ चेंजेस होते रहते हैं अर्थ में, ठीक है। दिस वॉज द चैप्टर, और फिर आज आप इसको एक बार रीड करोगे, मैं इसकी PDF दूंगी, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि अवर अर्थ इज चेंजिंग, सो द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज अवर चेंजिंग अर्थ, ठीक है। सो कीप स्टडी, कीप रीडिंग, और कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कंटैक्ट मी। वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू चैप्टर एंड you will get the PDF till evening of the day. So take care of yourself till then. Bye bye.